नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पिछली क्लास में हमने सेक्शन 8 एंड 9 को कवर किया था, सेक्शन 7 एंड 8 को कवर किया था। इस क्लास में हम सेक्शन 9, 10, 11 यानी कि 3 सेक्शंस को कवर करने का टारगेट लेकर के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लासेस में हम सेक्शन नंबर 9 से जब स्टार्टिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें जब मैं लिखवाऊंगा तो उसे लिख भी लीजिएगा। कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे डायग्राम बना करके सिखाऊंगा, कुछ चीज़ें आपको पहले से लिखे हुए पेजेस के माध्यम से, उन पेजेस का मैंने फोटो लिया हुआ है, उसकी पीडीएफ बना करके आपके सामने मैं दिखा दिया करूंगा, जिससे टाइम भी बचेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बेटर हो जाएगी। और अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप इसे देख करके आसानी से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले अभी लास्टली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने लास्टली क्लास में सेक्शन नंबर 8 को पढ़ा था, 7 और 8 को पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दूं। सेक्शन 8 में 7 में तो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पूरा स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। ये सेक्शन 7 था आपका। एंड सेक्शन 8 था सामान्य परिकल्पना के बारे में, षड्यंत्रकारी द्वारा की गई या कही गई बातें। अब इसमें षड्यंत्र की डेफिनेशन में मैंने बीएनएस के सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 एंड 2 में बताया था कि दिया हुआ है, तो बीएनएस और बीएससी दोनों को रिलेट करके थोड़ी चीजों को कनेक्शन मैंने बता दिया था पिछली क्लास में। अब आज की क्लास में क्या होगा? आज की क्लास में हम सेक्शन 9 पहले हेडिंग डालेंगे, तो आप सबसे पहले सेक्शन नंबर 9 को लिख लीजिए। क्या लिखना है? कोई नई चीज नहीं लिखनी है, तो फिर लिखना क्या है? लिखना नहीं, बस समझना है। एक शब्द में मैं कहूं तो सिर्फ आपको समझना है। कुछ चीजें जो आपको सही लगे नोट डाउन आप करते चलिएगा। तो सेक्शन 9 बात कर देता है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है। ध्यान रखेंगे, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है। पहले इस स्टेटमेंट को समझिएगा, और दूसरा इसी में स्टेटमेंट है कि अगर अन्यथा सुसंगत नहीं है तो ये कब सुसंगत होंगे। ठीक है, दोनों चीजों को मैंने बताया था। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखते रहिएगा, जब भी मैं सुसंगत कहूँ, रेलेवेंट कहूँ, तो रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्लिक हो जानी चाहिए। जब भी मैं फैक्ट इन इशू कहूँ तो आपके दिमाग में विवादक तथ्य यानी फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन पूरी आ जानी चाहिए। दिमाग में पिक्चर पूरा क्लियर होना चाहिए। बिना पिक्चर क्लियर हुए कोई भी चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी तो उसमें आपको आगे समस्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें सबसे पहले समझते हैं कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। अब इसे हम एक एक करके कुछ कुछ चीजों में समझेंगे। देखिए, बात की गई है कि जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है, बात को समझिए, अन्यथा सुसंगत नहीं है ऐसे कहा गया है कि अदरवाइज ये रेलेवेंट नहीं माने जा रहे हैं, लेकिन ये सुसंगत कभी कभी हो जाते हैं, तो ये कब सुसंगत है? अब इसको हम एक डायग्राम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है। इसमें दिया है कि अगर यानी यदि वे तथ्य किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है तो वो सुसंगत हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखते रहेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुसंगत नहीं होती हैं, अन्यथा सुसंगत नहीं होती हैं। ठीक है, अदरवाइज रिलेवेंट जो है वो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कुछ कंडीशंस में रिलेवेंट मान लिया जाता है। रिलेवेंट मैंने पहले की जो डेफिनेशंस वगैरह बताई हुई थी उन सभी को एक बार इंटरकनेक्ट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चीजें आपकी बहुत अच्छे से जुड़ती हुई चली जाएंगी। ध्यान रखेंगे कि जो रिलेवेंट नहीं है वो अगर ऐसे तथ्य जो नॉर्मली या फिर अदरवाइज अगर हम कहें तो रिलेवेंट नहीं है, तो वो अगर विवादक तथ्य या किसी सुसंगत तथ्य से असंगत हो। असंगत का मतलब आप समझ रहे हैं? ठीक, असंगत का मतलब है कि इनकंसिस्टेंसी कहीं पे दिखाई देती है, दोनों एक दूसरे के सेम नहीं दिखाई देते हैं। तो जो ये अंतर दिखाई दे रहा है, या तो ऐसी कंडीशन हो या फिर एक और कंडीशन है, यदि वे स्वमेव का मतलब themselves यानी कि खुद से, या फिर ऐसे तथ्य खुद ही या अन्य तथ्यों के संवर्ग में किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हम यहीं पे प्ले ऑफ एलईबी के एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। या तो पहली बात बताया, या तो ये जो तथ्य थे, जिन तथ्यों को बोला गया है कि अन्यथा सुसंगत नहीं है लेकिन फिर भी वो सुसंगत होंगे, या तो ऐसे तथ्य विवादक तथ्यों या फिर सुसंगत तथ्यों से असंगत हो, उनसे मिसमैच कर रहे हैं,
उनसे कंसिस्टेंसी नहीं शो कर रहे हो, इनकंसिस्टेंट हो, ये ध्यान में रखते रहेंगे। या फिर वो खुद ही या फिर अन्य तथ्यों के संवर्ग में, या तो स्वयं में या तो इन रिलेशन विद द अदर फैक्ट, दूसरे तथ्यों के संवर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व, ध्यान रखिएगा, या तो वो चीज एग्जिस्ट करती है या फिर उसकी नॉन एग्जिस्टेंस पे उसका, ठीक है, अनिश्चित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। या तो उसकी प्रोबेबिलिटी को दिखाता है कि ये बिल्कुल प्रोबेबल है, बिल्कुल इसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, या फिर बिल्कुल उसको इम्प्रोबेबल बनाता है कि इसकी संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज अगर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है वो भी सुसंगत है। इन दो कंडीशंस में। नहीं समझ आया? सिंपल सा इलस्ट्रेशन को लेकर के समझते हैं। इलस्ट्रेशन मैं समझा दे रहा हूं कि प्रश्न कुछ इस तरीके का है, प्रश्न कुछ इस तरीके का है कि ए, ये मिस्टर ए हैं, इनको कहा जा रहा है कि इन्होंने चेन्नई में एक हत्या की। मिस्टर ए को बताया गया कि आपने, इनके ऊपर आरोप है कि चेन्नई में इन्होंने हत्या की, लेकिन मिस्टर ए ये बात प्रूफ करते हैं कि उस दिन तो वे लद्दाख में थे। अब लद्दाख में थे तो क्या चेन्नई में आकर के हत्या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लेन से भी जाएंगे तो उन्हें चेक इन करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी चेक इन कह रहा हूं मैं, ठीक, उन्हें जो है जो ही एयरपोर्ट में जब अंदर जाना होगा तो अंदर जाने के लिए उन्हें बहुत सारे प्रोसेस को पार करना होगा, उसके बाद वो वहां पे पहुंचेंगे, और फिर उन सारे प्रोसेस में आने में जाने में इन सारी चीजों में दिक्कत हो सकती है। तो दो कंडीशंस यहाँ पे होती हैं। एक तो है कि जिस दिन वो इंसान लद्दाख में था उस दिन चेन्नई जाना या तो असंभव है या तो इम्पॉसिबल है, या फिर इसके अनस्तित्व का संभावना बहुत ज्यादा है, या इसके अनस्तित्व की संभावना बहुत ज्यादा है, या फिर दूसरा एक शब्द जो ध्यान में रखते रहेंगे, अनधिसंभाव्य, अनधिसंभाव्य। दोनों चीजों को ध्यान में रखते रहिएगा, या तो असंभव है या तो अनधिसंभाव्य, यानी कि इसके होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, और या फिर ये बात असंभव है, एकदम इम्पॉसिबल है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। ये दो चीजें सामने आ जाती हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत कह रहे हैं। तो ये चीजें रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कब रेलेवेंट है? तो वो कंडीशन में, ठीक है। दोनों कंडीशन में से पहली कंडीशन, अगर किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हो रहे हैं ये क्या है? ये विवादित तथ्य ये है कि ए ने बी की हत्या की थी या फिर किसी की हत्या की थी, और उसमें सुसंगत तथ्य क्या है कि ए उस दिन कहां पे उपस्थित था। तो उसमें हम देख रहे हैं कि चेन्नई में हत्या हुई है, तो वो चेन्नई में नहीं बल्कि लद्दाख में थे, तो अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे दूसरी कंडीशन भी यहीं पे लग जा रही है कि जो, यानी कि स्वमेव, यानी कि जो चीजें हुई या तो वो खुद ही या फिर उन तथ्यों के संवर्ग में किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व, इसमें क्या है, इस चीज का अस्तित्व कि वो वहां पे थे या नहीं थे, ठीक है, इसको अधिसंभाव्य बनाता है। या फिर उल्टे में अगर लें तो अनस्तित्व कि वो चेन्नई में थे, इसका अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य बनाता है। इन चीजों को आप ध्यान में रखते रहेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। शब्दों से खेलिए, शब्द आपको बड़े आसानी से समझा देंगे, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहां पे बात की गई है कि ए बी सी डी ई ऐसे कई सारे लोग हैं। ए बी सी डी ऐसे देख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 लोग, ए बी सी एंड डी, ये 4 लोग हैं। और ए बी सी डी की बात की जाए कि क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट इन इश्यू ये है कि क्या ए ने हत्या की है? चारों हत्या कर सकते हैं, लेकिन बात ये पूछी गई है कि क्या ए ने अपराध किया है, कि ए ने क्या इस तरह का कोई क्राइम किया है। तो यहाँ पे परिस्थितियों की बात अगर की जाए तो कुछ इस तरीके से है कि ए बी सी या डी में से किसी एक ने जरूर यह अपराध किया होगा। तो जितने भी फैक्ट्स हैं जो ये शो करते हैं कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया था, या फिर बी सी और डी से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, ये सारी चीजें सुसंगत हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक अपराध हुआ, क्राइम वाला अपराध है, ऑफेंस वाला नहीं, ठीक है। एक अपराध हुआ,
और क्वेश्चन ऑफ लॉ, यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए ने अपराध किया या नहीं किया, पहली बात। दूसरी चीज, अब इसमें किन चीजों को सुसंगत किया जाएगा, सबसे पहले कि चारों के हत्या करने की संभावनाएं है या नहीं है। अब इसमें अगर हम कुछ ऐसे, अब सुसंगत क्या होगा कि अब हम किन चीजों को वहां पे शो करेंगे इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, हम किन किन चीजों को रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, बी, सी और डी के हत्या करने की संभावनाएं नल यानी कि 0 है, यानी बी, सी और डी जो है हत्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सुसंगत मान ली जाएंगी, क्योंकि ए के ऊपर तो वैसे ही आरोप लगा हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। तो रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, ये होते हैं आपके कोर्ट के प्रोसीजर्स, ठीक। तो ये आपके सामने क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा और जाएंगे और इसको समझेंगे, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत, जिसे हम प्ली ऑफ एलिबी के नाम से जानते हैं, एलिबाई भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये आपसे अक्सर लैटिन वर्ड में पूछता भी है, एलिबाई का सिद्धांत क्या है। एलिबाई से आपसे कई क्वेश्चंस अक्सर प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो अन्यत्र उपस्थिति का ये जो सिद्धांत है, इसको दिमाग में आप जरूर रखें। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात की गई है प्ली ऑफ एलिबाई, यही सेक्शन 9 की ही बात हो रही है कि कोई अभियुक्त है, उसका अपराध किए जाने के समय अन्य स्थान विद्यमान रहने का साक्ष्य, यही अन्यत्र उपस्थिति कहा जाता है। कि एक समय, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि ए ने, ए के ऊपर चार्जेस, ए के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि ए ने एक हत्या की, कहां पे की, चेन्नई में की। लेकिन ए ये एविडेंस ऐसा देता है कि ए कुछ इस तरीके से चीजों को शो करता है कि उस दिन ए चेन्नई में था ही नहीं, बल्कि वो लद्दाख में था। तो अब जो व्यक्ति उस स्थान पर था ही नहीं, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या, प्ली ऑफ एलिबाई एप्लीकेबल होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप इलस्ट्रेशंस पे चाहे तो जो मैंने बोला था वो लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जो आपके सामने है वो भी लिख सकते हैं। चीजों को बस क्लियर से भी क्लियरेस्ट करना आपकी जिम्मेदारी होती है, तभी मेंस में आपको नंबर मिलेंगे। एक केस है यहाँ पे, कालू मिर्जा वर्सेस एम्परर AIR 1910 यानी 1910 का है। ध्यान रखते रहेंगे, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में प्रश्न क्या देखा, कि प्रश्न यह था कि क्या एक व्यक्ति अभ्यासिक छली है। अभ्यासिक का मतलब समझिएगा कि हैबिचुअल चीटर है, वो बार बार सबके साथ धोखा करता है, अभ्यासिक छली है। अब यह तथ्य कि यह ऐसे संगठन का सदस्य है जो सम्मिलित रूप से अभ्यासतः छल करने के लिए गठित किया गया है, सुसंगत होकर के ग्राह्य है। अब मान लिया गया कि एक पर्सन है, मोहन है, मोहन के ऊपर आरोप लगा है कि ये बहुत बड़े छल करने वाले व्यक्ति हैं, धोखेबाज टाइप के व्यक्ति हैं, हैबिचुअल चीटर हैं, लगातार सबके साथ ये छल करते हैं। तो अब अगर हमें कुछ ऐसा एविडेंस देना है जो इस चीज को, इस बात को, इस फैक्ट इन इश्यू को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे, तो हम इन बातों का प्रूफ दे सकते हैं, इन बातों के फैक्ट्स को प्रूफ करने का प्रयास कर सकते हैं। ये एक ऐसे संगठन का, एक कम्युनिटी का मेंबर है, जिस कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो वह अभ्यासतः छलियों का संगठन है, यानी कि वो हैबिचुअल जो लोग चीटर्स हैं उनका एक संगठन है। ये बात बोली गई थी कालू मिर्जा वर्सेस एम्परर, यानी AIR 1910 1910 में बोला गया था। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट सेक्शन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। सेक्शन 10 बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ खास पढ़ना ही नहीं है। सेक्शन 10 को बड़े आराम से हम पढ़ेंगे। सेक्शन 10 धारा 10। अब यहां पे नुकसानी के दावे के बारे में बात किया जाता है। नुकसानी दावा का मतलब क्या होता है, यहां पे बात किया जा रहा है कि एक अमाउंट है जो नुकसान हो गया है किसी की वजह से, ठीक है, नुकसानी का दावा। अगर आप बेरेक्ट की लैंग्वेज देखेंगे तो इसमें है रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत है। ध्यान रखें, यहां पे बोला गया है कि फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस। और क्या डैमेजेस के लिए रेलेवेंट होगा, और क्या क्या चीजें हैं जो ऐसी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए रेलेवेंट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, अब इसे थोड़ा समझते हैं। आप चाहें तो इसे लिख लीजिएगा, सेक्शन 10 पहले, सेक्शन 10 को लिख लीजिए। रकम अवधारित करने के लिए, ठीक है, रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले
न्यायालय को समर्थ करने के लिए प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत है। अब नुकसानी के लिए वाद है, किस तरह का वाद है? तो ये एक इस तरह का वाद है जहां पे नुकसानी का दावा किया जा रहा है। ठीक, यहीं पे फैक्ट्स टेंडिंग, ऐसे फैक्ट्स की बात की जा रही है, ऐसे तथ्यों की बात की जा रही है जो सुसंगत कब होंगे? टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस। सूट्स फॉर डैमेजेस है, यानी नुकसानी का एक तरीके से दावा है, नुकसानी का वाद है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। और ये क्या कर रहा है? ये कोर्ट को इनेबल करने की बात कर रहा है ताकि अमाउंट जो है उस डिटरमाइन अमाउंट को क्या किया जा सके? लिया जा सके। ठीक है, कोर्ट को एक तरीके से सक्षम बनाने की बात करें, कोर्ट को सक्षम नहीं, कोर्ट को क्या समर्थ बनाने की प्रवृत्ति रखने की बात कर रहा है यहाँ पे, ये ध्यान में रखते रहेंगे। तो इसे हम और आसानी से थोड़ा एक कदम आगे चल के समझते हैं। पहले बेयर एक्ट, इसमें कहा है कि उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, ऐसे वक्त नुकसानी का दावा कर दिया गया, नुकसानी का वाद है, सूट्स फॉर डैमेजेस हैं। अब सूट्स फॉर डैमेजेस में ऐसे वाद कर दिए गए हैं। ठीक, अब कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी चाहिए। ध्यान रखेंगे कि कोई भी तथ्य सुसंगत है ऐसा जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी चाहिए। न्यायालय को समर्थ बना दिया गया कि जो अधिनिर्णित की जानी चाहिए वह रकम के लिए न्यायालय जो है समर्थ हो गया। और ज्यादा क्लियर समझते हैं, यहां पे देखिए, जब कभी नुकसानी का दावा किया गया है, सूट्स फॉर डैमेजेस किया गया है, तब निम्नलिखित विवादक तथ्य होंगे। फैक्ट एंड इशू क्या क्या होंगे? क्या वादी नुकसानी के लिए हकदार है? सबसे पहली चीज, हकदार है भी या नहीं है? आपने जा करके सबसे पहले वहां पे कोर्ट में इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट जाकर के बोला कि सर हमारा नुकसान हुआ है और इस नुकसान का जो है हमें भरपाई चाहिए। और सबसे पहला क्वेश्चन वहां पे ये होगा कि क्या आप हकदार हैं भी या नहीं है? क्या आप जो दिखा रहे हैं कि आपके साथ नुकसान, आपका नुकसान हुआ, वो हुआ भी है या नहीं हुआ है? सबसे पहला फैक्ट इन इशू। दूसरा, अगर हैं तो कितनी रकम के लिए? ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसा बोल दिया कि 5,000 करोड़ का आपने उधारी जो है ले रखा है, 5,000 करोड़ रुपए का आपका लॉस हो गया, आप कोर्ट में जा रहे हैं। तो उस हिसाब से न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए चीजें यहाँ पे सामने आ जाती है। ठीक, तो ये आपके बस दिमाग में कि सुसंगत और क्या हो सकता है। तो सुसंगत में दो चीजों को हमने और जोड़ दिया, सेक्शन 9 को जोड़ दिया, यानी वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। ठीक है, अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है तो कब रिलेवेंट है? तो वो मैंने बताया था कि प्ली ऑफ एलिबाई अगर हम लगाएंगे या फिर एलिबाई का सिद्धांत अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। अन्यत्र उपस्थित हो, सुसंगत हो, असंगत हो, ये सारी चीजें। ठीक है, संभाव्य, अधिसंभाव्य, अनधिसंभाव्य, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसको आप क्लियर रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब हम चलेंगे सेक्शन नंबर 11 की तरफ, धारा 11 की तरफ। और धारा 11 क्या है? धारा 11 क्या है? धारा 11 है जब अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। बहुत सेंसिटिव सेक्शन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ही समझ में आएगा। और इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, सेक्शन 11 ऑफ बीएसए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। इसमें बताया गया है कि फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। एक हो गया राइट यानी कि अधिकार या रूढ़ी, दूसरी चीज हो गया कस्टम। दोनों चीजों को समझते हैं कि है क्या। दोनों चीजों को इज इन क्वेश्चन, तब क्या क्या सुसंगत होगा। तो पहले बेयर एक्ट को एक बार रीड कर लेते हैं। रीड करने में बात यह समझ में आ रही है कि जहां किसी अधिकार या रूढ़ी के बारे में अस्तित्व का प्रश्न है, किसी अधिकार कि आपका राइट है या फिर किसी कस्टम कि सर ये तो हमारे कस्टम में ही है, ये तो हम हमेशा इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये तो हर साल होता है, ये तो प्रत्येक हमारी कम्युनिटी का मेंबर कर सकता है। यहाँ पे प्रश्न है कि प्रूफ करो ये तुम्हारा अधिकार है, प्रूफ करो कि ऐसी चीजें तुम्हारे कस्टम में हैं। तो वहां पे कौन कौन सी चीजें सुसंगत हो सकती हैं, कौन कौन से फैक्ट्स को हम रेलेवेंट फैक्ट के रूप में रख सकते हैं। रेलेवेंट फैक्ट होगा तो ही तो एडमिसिबल होगा, तो ही तो इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट आप किसी चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं।
कुछ भी तो नहीं ले जा सकते हैं, कुछ भी आप जा करके वहां पे प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो डेकोरम मेंटेन करने के लिए या फिर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए हमें इन चीजों को ध्यान में रखना होता है। देखिए जरा, बताया गया कि जब अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य, तो धारा 11 के अंतर्गत लोक अधिकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट अधिकार भी आते हैं। ठीक है, लोक अधिकार ही नहीं बल्कि प्राइवेट अधिकारी भी आते हैं। चलिए एक एक करके थोड़ा चीजों को और ज्यादा बेहतर से समझते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहली चीज, जहां किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है वहां निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हो सकते हैं। सबसे पहला, कोई समव्यवहार। अब कैसा समव्यवहार है, कैसा समव्यवहार है, तो इस समव्यवहार को जरा हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ऐसा समव्यवहार है, कोई ऐसा समव्यवहार है, ठीक, जो अब जिसके द्वारा देखें, ऐसे क्या है, ऐसा ट्रांजैक्शन है बाय विच सृजित, ठीक है, जिनके द्वारा अधिकार या रूढ़ि को सृजित, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, दृढ़ कथित या इनकार किया गया है। एक एक चीजों को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है इसमें। जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को बस आपको समझ में अगर आ गया तो आप इसे डिफाइन कर ले जाएं, इतना आपको कैपेबल बनाना है। ठीक है, तो अब कोई समव्यवहार की बात की गई है, कोई ऐसा समव्यवहार है जिनके द्वारा अधिकार या फिर रूढ़ि को, जो राइट्स और कस्टम की बात की गई है, सृजित किया जा सके। सृजित का मतलब होता है किसी चीज को हमने ओरिजिनेट किया, किसी चीज को हमने बनाया, एकदम सृजन कर दिया, एकदम नई नई चीजों को बस अपने सामने निकाल करके लाया। दावाकृत किया जा सके। अब दावाकृत, दावा किया गया है, पूरा पूरा सेंटेंस हम पढ़ ले तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ठीक, दृढ़ कथित की गई या इनकार की गई थी या उसके अस्तित्व से असंगत था। दृढ़ कथित की गई थी या इनकार की गई थी, या इनकार की गई थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था, जो उसके अस्तित्व से असंगत था। ठीक है, उनके अस्तित्व से असंगत था। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट अब एक बार पढ़ने फिर उसके बाद क्लियर करते हैं कि वे विशिष्ट उदाहरण, वे विशिष्ट उदाहरण जिनके द्वारा अधिकार या रूढ़ि दावाकृत, मान्य या प्रयोग की गई थी, उसका प्रयोग विवादग्रस्त या दृढ़ कथन किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। ठीक है, यानी वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ि दावाकृत, मान्य या प्रयोग की गई थी या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था, दृढ़ कथित किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। ठीक, अब एक बार चीजें दिमाग में बैठ गई, सबकॉन्शियस माइंड इसको पकड़ लिया, अब इसको समझना शुरू करते हैं अपने दिमाग को समझते हुए। पहली चीज कि हमने शुरुआत में पढ़ा क्या, सेक्शन 11 बोल क्या रहा है, ये बता रहा है कि जब अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तो उसमें क्या क्या चीजें रेलेवेंट फैक्ट हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो सुसंगत तथ्य के रूप में हम सामने रख सकते हैं, यानी किन किन चीजों का हम एविडेंस दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो यदि कोई समव्यवहार है, और वे विशिष्ट उदाहरण की बात हम बाद में करेंगे, यदि कोई समव्यवहार है जिनके द्वारा जो अधिकार या रूढ़ि जो प्रश्नगत है, जिनका क्वेश्चन मार्क लग गया है, सृजित की जाती है, कोई समव्यवहार, ध्यान रखते रहेंगे, समव्यवहार, समव्यवहार की बात की जा रही है यहाँ पे। समव्यवहार में पहले समझा चुका हूं कि इस तरह की उनकी प्रैक्टिस है, इस तरह के समव्यवहार उनके चल रहे हैं जिनके द्वारा अधिकार या रूढ़ि, अब ऐसा अधिकार या फिर ऐसी रूढ़ि को सृजित किया जा रहा है, सृजित कर दिया जाएगा, ऐसा अधिकार पूरा डेवलप करके दे दिया जाएगा, या फिर दावाकृत किया जा रहा है, या फिर इसको उपांतरित किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उपांतरित। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, ठीक, मान्यकृत किया जा रहा है, हाँ सही, हाँ भाई मान्यता मिल गई इसको, दृढ़ कथित किया जा रहा है कि ऐसा तो होकर के ही रहेगा क्योंकि ऐसा होता आया है, या इनकार की गई है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, या जो उसके अस्तित्व को, ठीक है, जो उसके अस्तित्व से असंगत था, जो उसके अस्तित्व से असंगत था। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट। और दूसरी चीज, वे विशिष्ट उदाहरण जिनके द्वारा, वैसे विशिष्ट उदाहरण जिनके द्वारा अधिकार या रूढ़ि को दावाकृत किया गया था,
मान्य या प्रयोग किया गया था। सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे विशिष्ट उदाहरण जिनके द्वारा अधिकार या रूढ़ि को दावाकृत किया गया था। अब एग्जांपल्स को भी देख ले रहे हैं कि जिसके द्वारा दावाकृत किया गया था, मान्य या प्रयोग किया गया था ऐसे अधिकार या रूढ़ि को, उसका प्रयोग विवादग्रस्त था, ठीक है, दृढ़ कथन किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। बड़े आराम से एक एक पॉइंट को समझिएगा, की पॉइंट्स को समझेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात हमने बोला कि कोई भी ऐसे, जब भी हम देखते हैं किसी अधिकार या रूढ़ि को प्रश्नगत बना दिया गया कि एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है, या फिर हम बता रहे हैं फैक्ट रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है ये राइट यानी कि अधिकार या फिर जो आपके कस्टम्स हैं वो हैं भी या नहीं है, एग्जिस्टेंस है इसकी या फिर एग्जिस्टेंस नहीं है। पहला क्वेश्चन ये इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट आ गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चीजें को अगर कोई समव्यवहार है जिनके द्वारा अधिकार या रूढ़ि को सृजित किया जा रहा है, दावाकृत किया जा रहा है, उपांतरित किया जा रहा है, मानकृत किया जा रहा है, दृढ़ कथित किया जा रहा है या इनकार किया जा रहा है, या फिर जो उसके अस्तित्व से असंगत था, इन सारी चीजों को, और वे विशिष्ट उदाहरण जिनके द्वारा अधिकार या रूढ़ि को दावाकृत, मान्य या प्रयोग किया गया था, उनका प्रयोग विवादग्रस्त, दृढ़ कथन किया गया था और उसका अनुसरण नहीं किया गया था, इन सारी चीजों को लेकर के हम कह रहे हैं इसको रिलेवेंट फैक्ट के रूप में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे समव्यवहारों को रख सकते हैं या फिर ऐसे विशिष्ट उदाहरणों को रख सकते हैं। क्लियर, 2 पॉइंट में हो गई चीजें। यानी कि अगर किसी भी अधिकार या रूढ़ि के प्रश्न को सामने रखा जाता है, अधिकार है भी या नहीं, एग्जिस्ट करता भी या नहीं है, ऐसी रूढ़ि है भी या नहीं, एग्जिस्ट करती है या नहीं है, तो आप वहां पे क्या रख सकते हैं, या तो ऐसे समव्यवहारों को रख दें या फिर आप ऐसे विशिष्ट उदाहरणों को रख दें, स्पेसिफिक एग्जांपल्स को रख दें। क्लियर, ये सब रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, बस इतना काफी था आपके लिए। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 11, ये हो गया आपका धारा नंबर 11। ठीक, अब धारा 12 की तरफ यानी कि सेक्शन नंबर 12 को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम थोड़ा सा और डीप जाकर के पढ़ें तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले सेक्शन 11 को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। सेक्शन 11 का एक इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन को थोड़ा और बेहतर से समझ लेते हैं। बेरेक्ट से भी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेरेक्ट को जो तोड़ फोड़ और मोड़ करके पढ़ाया जा रहा है, यही आपके दिमाग में प्रीलिम्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे प्रश्न यह है कि क्या क का एक मत्स्य क्षेत्र पर अधिकार है, मछली का एरिया है, मान लेते हैं एक तालाब है, ये उस पर दावा कर रहा है कि मेरा अधिकार है। अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ आया ना, या फिर फैक्ट एंड इशू बन के आया ना सामने, क्वेश्चन ऑफ लॉ तो दूसरा हो जाएगा, सो जूरिस्प्रूडेंस में कवर करेंगे हम इस वेट। ठीक है, यहां पे एक अधिकार की बात की गई। मिस्टर ए कहते हैं कि ये मत्स्य क्षेत्र, ये फिश एरिया, जहां पे एक तालाब मान लेते हैं जहां पे मछलियों का पालन किया जाता है, ये एरिया मेरा है, ऐसा कहा गया। तो अब बात दूसरी आ जा रही है कि ए के पूर्वजों को उस मत्स्य क्षेत्र प्रदान करने वाला जो विलेख था, एक तरह का एक फिशरी का एक मॉर्गेज था, मॉर्गेज समझ सकते हैं आप, एक अभिलेख था। ठीक है, तो ये जो विलेख था वो ए के पिता के द्वारा उस मत्स्य क्षेत्र का बंधक, ए के पिता द्वारा उस बंधक से अनबेन मत्स्य क्षेत्र के पश्चातवर्ती अनुदान, विशिष्ट उदाहरण जिनमें ए के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया था या जिनमें अधिकार का प्रयोग ए के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, ये सभी सुसंगत तथ्य। क्या क्या सुसंगत हो जाएगा? ए कह रहा है कि यहां पे एक क्षेत्र है, मिस्टर ए का कहना है कि यहां पे एक क्षेत्र है, एक तालाब है और ये तालाब मेरा है, ये तालाब मेरा है। इस तालाब पे, इस मछली का जो क्षेत्र है वहां पे मछली पकड़ने का अधिकार मेरा है। तो अब क्या क्या रेलेवेंट हो जाएगा? सबसे पहले कि मिस्टर ए भाई साहब, आप ये बताइए कि आपके पिताजी ने, फादर की बात कर ली जाए, आपके फादर ने, आपके फादर साहब ने क्या कोई मॉर्गेज लिखा था, क्या कोई विलेख लिखा था? तो अगर लिखा था या फिर ऐसी कोई चीज है तो ये रिलेवेंट हो जाएंगी। दूसरी चीज कि क्या ए के पिता द्वारा उस मत्स्य क्षेत्र को कभी बंधक बनाया गया था? ठीक है, कभी उसको
क्या रखा गया था, बंधक बनाया गया था? ये बताइए, ये बताइए, कभी बंधक बनाया गया था उस क्षेत्र को? विलेख था या नहीं? बंधक बनाया गया था या नहीं बनाया गया था? तीसरी चीज क्या हो जाएगा कि क के पिता विशिष्ट उदाहरण, अब देखिए इसका क्या है, अनमोल मत्स्य क्षेत्र का पश्चातवर्ती अनुदान, क के पिता द्वारा उस बंधक के अनमेल मत्स्य क्षेत्र का पश्चातवर्ती अनुदान, कोई अनुदान वगैरह दिया था तो। विशिष्ट उदाहरण जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया था, या फिर जिनमें, अब देखिए दो चीजें थी, एक तो एक ऐसे सुसंगत, सुसंगत को क्या, एक ऐसे, सबसे पहला वाला वर्ड क्या था, समव्यवहार की बात कर लेते हैं, एक ऐसा समव्यवहार। अब ये सारी चीजें समव्यवहार में होगी क्योंकि पास विलेख था या नहीं था। अब उसमें उन्होंने किसी और को क्या अनुदान वगैरह, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड हो जाती हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी उनके पास अधिकार, अधिकार को हम देख लेते हैं कि पश्चातवर्ती अनुदान, या फिर क्षेत्र को अगर बंधक रखा था या नहीं रखा था, ये सारी चीजें क्या होगी, ये समव्यवहार में आ गया। अब विशिष्ट उदाहरण, तो विशिष्ट उदाहरण में कि क्या पिछले टाइम में कभी भी ए के पिता ने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया था, तो उस अधिकार को शो करें, उस एग्जाम्पल को बताएं कि आज से लगभग 10 साल पहले मेरे पिताजी यहीं से मछली लेकर के जाते थे, पूरा गांव जानता है, इस उदाहरण को बता दिया, स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गया। या फिर जिनमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, अब अधिकार का प्रयोग कर रहे थे तो दूसरा पार्टी यहाँ पे आकर के क्या बताएगा कि नहीं सर, इस समय में जब ये बार बार मछली वहां से उत्पादन कर रहे थे या फिर मछलियों को ले करके जा रहे थे उस मत्स्य क्षेत्र में, जब भी ये जा रहे थे अपने अधिकार को कह रहे थे कि ये मेरा अधिकार है, तो वहां पे हमारे द्वारा यहाँ पे इन्हें रोका भी गया था, आज से 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले। तो ये सारी चीजें रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगी, तो ये भी रेलिवेंट फैक्ट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 9, 10 एंड 11। सेक्शन 9 जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है, इसमें हमने एलिबाई का सिद्धांत देखा। सेक्शन नंबर 10, रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के वादों में सुसंगत है। यानी कि अगर हम नुकसानी, नुकसान का मतलब आप समझिएगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सूट्स फॉर डैमेजेस जो वर्ड यूज किया गया, इसको आप ध्यान में रखते रहिएगा। और सेक्शन 11 यहाँ पे जब अधिकार का रूढ़िगत प्रश्न है, ठीक है, अधिकार या रूढ़िगत प्रश्न है, ये ध्यान में रखते रहेंगे, रूढ़ी का या फिर अधिकार का, यहाँ पे अगर कोई प्रश्नगत मामले में उसे रखा जाता है या फिर उसी का प्रश्न है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजों को सुसंगत तथ्य के रूप में हम सामने रख सकते हैं। तो कुछ समव्यवहार थे, उनको हमने बता दिया, और कुछ विशेष एग्जाम्पल यानी विशेष उदाहरण थे, इनको हमने बता दिया, तो चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।